अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का, जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा गैप रूल्स। तो इस गैप रूल्स को डिस्कस करने से पहले फर्स्ट लेक्चर को आप अकाउंटिंग की बेस को अंडरस्टैंड करें, फिर हम गैप रूल्स को आज पढ़ेंगे और कोशिश हम ये करेंगे कि आज एक ही वीडियो के अंदर हम जो है वो इसको कंप्लीट कर दें गैप रूल्स को। अगर डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे तो उसमें आपके लिए प्रॉब्लम होगी, पहले एक को देखें फिर दूसरी को। तो आज हम इसको बड़े ही जो है वो डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, तो आज आपको गैप रूल्स की सारी समझ आ जाएगी। चलिए आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे गैप है क्या और ये क्यों किया जाता है, क्या पर्पस क्या है इसका। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि गैप है क्या। इसको कहते हैं जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सबसे पहले तो हमें यह अंडरस्टैंड करना है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपको पता है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यहां मैंने नोट डाउन कर दिया है कि एक बिजनेस की लैंग्वेज को हम अकाउंटिंग कहते हैं। जब भी हमने अकाउंटिंग को रिप्रेजेंट करना है तो हम कहते हैं कि जी बिजनेस जो भी होगा उसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग। सबसे पहले तो ये, फिर उसके बाद दैट कम्युनिकेट द रिजल्ट। जो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होगी ये क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी, किसको, रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करेगी। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग जब हम अंडरस्टैंड कर ली तो फिर हम आएंगे जर्नली एक्सेप्टेड पे। जर्नली एक्सेप्टेड का मतलब है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किए जाते हैं, जो हर जगह पे एक ही तरह के कानून या एक ही तरह की इंप्लीमेंटेशन होती है, उसको हम जर्नली एक्सेप्टेड कहेंगे। तो अभी सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। बड़े ही ध्यान से सुन लें कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज द सेट ऑफ किसका, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ये दो चीजों का सेट होता है, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, जिनका काम क्या होता है, गाइड द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द सेट ऑफ गाइडेंस होती है जो प्रोसेस किया जाता है किसको, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और सेट ऑफ किसका होता है, कॉन्सेप्ट्स का और कन्वेंशंस का। अब ये कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन को जो है हम थोड़ा सा आगे जाकर अंडरस्टैंड करते हैं। अभी आपको ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन जो है वो मैंने क्लियर कर दिया। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाई गैप जरूरी क्यों है और क्यों हम इसको करते हैं। तो जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी चाहते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन के हम डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, डिफरेंट बिजनेस अपने कंट्रीज के अंदर अपने बिजनेस को हम करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जिसमें आज़ादी होती है, हर तरह की इकोनॉमी में हम काम करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, इंडिया में भी, यूएस के अंदर भी, हर तरह से हमको आज़ादी चाहिए, हर कंट्री के अंदर, हर इकोनॉमी के अंदर हम काम कर सकें। उसके लिए जो कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं, इसलिए हम गैप को यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको ये बात क्लियर होगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि ये हमारे पास है इन्वेस्टर। ये देखें कितना प्यारा इन्वेस्टर बनाया हमने। इन्वेस्टर है और ये क्या कह रहा है, वांट्स टू इन्वेस्ट करना चाह रहा है कहाँ पे, एक कंपनी के अंदर। और वो कंपनी कहाँ है, वो है यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर कंपनी है, बंदा जो इंडिया के अंदर बैठा है या पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वो इन्वेस्टर है। अब वो नहीं जानता कि यूएस के अंदर अकाउंटिंग की क्या इंफॉर्मेशन है। जो यूएस में कंपनीज काम कर रही हैं वो अपने रूल्स प्रोसीजर के तहत काम कर रही होंगी। अब इस बंदे ने इन्वेस्ट करना है, इसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है कि इसको क्या चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। किस लिए, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, तो अब क्या होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अब हर जगह की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हर कंपनी की डिफरेंट होती है हर कंट्री के अंदर। उसको एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आने के लिए हमने क्या किया, हमने गैप रूल्स ले आए। वो गैप रूल्स का मतलब ये है कि जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हर जगह पे जो एक्सेप्ट किए, जो यूएसए में भी, जो इंडिया के अंदर, जो पाकिस्तान, जो चाइना, हर जगह पे अकाउंटिंग को करने के लिए वो रूल जो है वो एक्सेप्टेड होंगे, उसको हम जर्नली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स कहते हैं। अब बात आ गई यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये उसके फीचर्स की बात कर लें या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम। यूनिफॉर्मिटी होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर, हर जगह सेम होते हैं, समझ आ गई होगी आपको।
वी कैन नॉट अचीव 100% यूनिफॉर्मिटी। यहाँ पे देखें कि हम 100% यूनिफॉर्मिटी अचीव नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है, कोई रूल्स प्रोसीजर्स या कोई डिफरेंट हो सकते हैं किसी ना किसी एंगल से। हम 100% इसको अचीव नहीं कर सकते, बट टू सम एक्सटेंट हम उसको अचीव कर लेते हैं ताकि हम क्लियर हो जाते हैं और अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो प्रोसीजर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, ये मैन मेड होते हैं और इसमें गलती के चांसेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है, ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। और ये कहाँ से ड्राइव किए जाते हैं? ये लोगों के एक्सपीरियंसेस से, ये जो लोग काम करते हैं उनके एक्सपीरियंसेस से ये ड्राइव किए जाते हैं। These are not rigid, can change with the passage of time। ये रिजिड नहीं होते, स्ट्रिक्ट नहीं होते। इस तरह की पॉलिसीज होती हैं कि ये दोबारा चेंज की जा सकती हैं। इसमें ये नहीं है कि एक दफ़ा बन गया तो बस बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको चेंज किया जा सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इनमें चेंजिंग आती है, जैसे जैसे इंसान को एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे इसमें चेंजेस आ जाती हैं। होप सो कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी कि बेसिकली गैप है क्या। अभी हम ये गैप को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे, जो हमारा मेन थीम है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो तरह के होते हैं, जो मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट भी कहते हैं इसको, अजम्पशंस भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट क्या होगा? अ बेसिक आइडिया अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के अबाउट कोई भी बेसिक आइडिया होना, उसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं या अजम्पशन कहते हैं, मफरूजा कहते हैं। और कन्वेंशंस किसको कहेंगे? जो रूल्स या जो प्रोसीजर यूज किया जा रहा होगा या जो प्रैक्टिकली हो रहा होगा या प्रैक्टिस हो रही होगी, उस चीज को हम कहते हैं कन्वेंशन। अब यहाँ पे लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि वो सारे ही रूल्स जो हैं वो कंसेप्ट भी उसी को कह देते हैं, कन्वेंशन भी उसी को। ये दोनों अलग अलग हैं। आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट कौन सा है और कन्वेंशन कौन सी हैं। तो सबसे पहली बात तो ये देख लें कि कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है। एक आएगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फिर आएगा अक्रूवल कॉन्सेप्ट, फिर आएगा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास 3 तरह के कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये इसको हम जो है वो अभी पढ़ते हैं। पहले हम इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। गोइंग, ये अब ये देख लें कि इसका मतलब क्या होगा कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस का, कि बेसिक आइडिया अबाउट समथिंग, कि ये जो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होते हैं। एंटायर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग इन दिस कॉन्सेप्ट, मतलब वो कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्रॉफिटेबल है, कोई नॉन प्रॉफिटेबल है, ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। जबकि कन्वेंशन जो है ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई नहीं होती। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को। ये आपको बहुत ही इजीली वे में आपको समझ आ जाएगी। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा बिजनेस जो है ये एक मफरूजा है, एक कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस जो भी हम करेंगे हम ये सोच के स्टार्ट करते हैं। ये तो नहीं सोच के स्टार्ट करेंगे ना कि 2 दिन बाद मैंने बिजनेस खत्म कर देना है, 10 दिन बाद मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। हम ये डिसाइड करके करते हैं कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 50 साल तक, 60 साल तक चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लोन्स, अब जब भी आपको कोई बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देता है तो वो ये सोच कर तो नहीं देता कि ये 10 दिन बाद तक बिजनेस, वो यही सोच के देता है कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलेगा। तो ये हम कॉन्सेप्ट को सोच लेते हैं अपने माइंड के अंदर, बिजनेसेस पे अप्लाई करते हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चलेगा। फिर नेक्स्ट आ जाए कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब इसको अगर अंडरस्टैंड करें तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज विल रिमेन कंसिस्टेंट 1 year to another। अब कंसिस्टेंसी की उसका नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि कंसिस्टेंट रहना है, मुस्तकिल मिजाजी, जो कहते हैं कि वो फिक्स रहेगा। अब ये नहीं होगा कि एक आपने कोई पॉलिसीज बनाई हैं, कोई भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाए, वो क्या होगा कि वो 1 साल के लिए हों, अगले साल के लिए फिर आप चेंज कर दें। उसमें अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो वो इसका मतलब ये है कि वो काम नहीं सही होगा, वो जो एनालिसिस आएंगे या वो जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो बिल्कुल गलत होगी। तो हम क्या कहते हैं कि कोई भी बिजनेस होगा वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलेगा और दूसरे नंबर पे वो कंसिस्टेंट पॉलिसीज होंगी। फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक, जस्ट सिंपल स्टॉक। अब स्टॉक का मतलब क्या? इन्वेंट्रीज है, आपने इसको कैलकुलेट करना है तो आपके पास 3 तरह के मेथड है। एक आप FIFO यूज करते हैं, एक LIFO यूज करते हैं और एक आप एवरेज मेथड यूज करते हैं। अब आप क्या करते हैं कि कुछ आपने जो 1 साल ट्रांजैक्शंस की वो एवरेज मेथड को यूज कर लिया, अगले साल LIFO को कर लिया, फिर FIFO को। तो ऐसे कंसिस्टेंसी नहीं, अगर 1 साल किया तो दूसरे साल भी वही, तीसरे साल भी, फिर आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे किसी भी चीज के। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से डेप्रिसिएशन की एग्जांपल भी ली जा सकती है कि अगर आप किसी एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें
तो एक जिस मेथड से आपने किया उसी से ही अगले साल आप करेंगे तो आपको ट्रू रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम डिफरेंट मेथड को यूज करके आप किसी एसेट की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करें। अक्रूवल कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से देखेंगे कि अक्रूवल आपके पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक आपके पास कैश होता है और दूसरा आपके पास अक्रूवल होती है। कैश को हम किसी और बहस में डिस्कस करेंगे, अभी हम बात करते हैं जस्ट अक्रूवल की, कि मतलब जब भी कोई अभी आपने ट्रांजैक्शन की वो जिस वक्त हैपन होगी आपने एज इट इज उसको उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। उसके कैश मिलेगा, आपने अगर उधार पे किया तो जब तक कैश नहीं मिलता तब तक आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। जो हमें कॉन्सेप्ट बताता है वो ये बताता है कि रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल आर मेड, जैसे ही सेल हुई आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन विच दे असिस्ट टू अर्न रेवेन्यू, एक्सपेंसेस को भी उसी वक्त रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो आपको रेवेन्यू अर्न करने में मदद देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया और एक्सपेंसेस को आप किसी नेक्स्ट टर्म में जाकर रिकॉर्ड कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जब उन्होंने मदद की, जिस साल मदद की, जिस टाइम पीरियड में आपकी हेल्प आउट की, उसी साल आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये है कि बाद में आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है, जो कि हैं हमारे कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस बेसिकली। अब हम बात कर लेते हैं हम कन्वेंशंस की, रूल और प्रोसीजर्स की। अब हम आ जाते हैं अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे। कन्वेंशंस की हमने कॉन्सेप्ट्स की हमने बात कर ली, अब हम कन्वेंशंस की बात करें, जिसमें अब हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, जो मेजर हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल हमारे पास है वो है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो बिजनेस जो होता है वो एक अपनी अलग आइडेंटिटी रखता है, जो कि हमने लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा है, ठीक है, जो कि हमारा सेकंड लेक्चर है। अब हम ये देखते हैं कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में ऑनर इज कंसिडर्ड एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम बिजनेस। जो बिजनेस होगा, जो उसका ऑनर है, वो उससे अलग आइडेंटिटी तस्वर किया जाएगा, और जो आपका बिजनेस होगा वो एक अलग आइडेंटिटी होगी। ये दोनों अलग अलग चीजें होंगी, ये एक ही चीज नहीं होंगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस आर सेपरेट। इनकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो सेपरेट होंगी, जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो लिख ली जाएगी। अब ऑनर की अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जबकि बिजनेस की अपनी है, तो ऑनर उसमें रिकॉर्ड, अगर सपोज करें कि सेल हुई, कैश पे सेल हुई, अब ऑनर ने उसको रिकॉर्ड किया या नहीं किया, इट्स अप टू हिम। लेकिन आपने जो बिजनेस है आपने उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको रिकॉर्ड कर लेना है। प्रोप्राइटर इज टर्म्ड एज द क्रेडिटर ऑफ द फर्म। क्रेडिटर ऑफ द फर्म का मतलब है कि जब भी प्रोप्राइटर आता है, जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, वो क्या लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है। तो बिजनेस जब उससे एक अलग आइडेंटिटी है, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, जो भी प्रोप्राइटर आएगा ये एज अ क्रेडिटर तस्वर किया जाएगा, कि मतलब इसने उसमें कैपिटल लगाया है, कैपिटल अपना पुट किया है, ये उससे अलग है, ठीक है, तो वो उसका क्रेडिटर तस्वर किया जाता है। तो ये बेसिकली बिजनेस का एक प्रिंसिपल है जिसको हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहते हैं, जिससे हम ये पता चलता है कि इसको सम अप करें तो इसको हमें पता चलता है कि बिजनेस जो होता है वो एक अलग आइडेंटिटी है, और प्रोप्राइटर या जो पार्टनर है, ऑनर है, वो एक अलग आइडेंटिटी होता है। इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आपस में सेपरेट होती हैं। तो ये पहला प्रिंसिपल क्लियर हो गया। सेकंड प्रिंसिपल हमारे पास है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मेजरमेंट का मतलब ये है कि जब भी आपने कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी है, बिजनेस हमें ये बताता है, प्रिंसिपल ये बताता है कि जब भी कोई चीज़ रिकॉर्ड की जाएगी वो मनी या मॉनेटरी टर्म्स के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी, उसके अलावा नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कि ओनली ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो पैसे की सूरत में होंगी सिर्फ हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई फायर आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म है। उसके अलावा एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा है या किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन हैपन हो रही है तो उसका हमसे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। जो भी टर्म मॉनेटरी टर्म के अंदर ट्रांजैक्शन आएंगी उसको हम बिजनेस में सिंपल वर्ड के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अच्छा, कोई भी बिजनेस होता है उसके साथ इन्वेस्टर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि हमें अभी पढ़ चुके हैं। अब वो इन्वेस्टर को उस इन्फॉर्मेशन को जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इन्फॉर्मेशन जो है वो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट करना है बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस का प्रिंसिपल ये कहता है कि जितनी भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी उसको डिस्क्लोज किया जाएगा अपनी बैलेंस शीट्स के अंदर। अपनी शीट, बैलेंस शीट हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम जो है वो अपने एसेट्स को, लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाता है या लिखा जाता है बिजनेस की। तो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन जितनी भी होगी उसको कंप्लीटली डिस्क्लोज किया जाएगा अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है, ताकि इन्वेस्टर वहां से उसको देख सके, उसको समझ सके। ये तो हो गया फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल।
फिर है अकाउंटेंसी पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटेंसी पीरियड का मतलब क्या है कि हमने अभी पढ़ा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, उसमें हमने ये पढ़ा कि बिजनेस लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलता है और वो जो है वो रन किया जाता है, लंबा टाइम पीरियड होता है उसका। जबकि अकाउंटेंसी पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि भाई अगर इतना लंबा टाइम है तो हम उसकी परफॉर्मेंस को कैसे जज करेंगे। तो ये हमें प्रिंसिपल ये बताएगा कि हम कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। जैसे कि एंटायर लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल्स टू फाइंड द पोजीशन ऑफ बिजनेस। हम पूरी लाइफ को, जैसे कि 50 साल उसकी लाइफ है, उसमें हम हर साल एनुअली 12 मंथ के बाद उसकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए स्टेटमेंट बनाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि बिजनेस की पोजीशन क्या है बेसिकली। दैट इज कॉल्ड द अकाउंटेंसी पीरियड प्रिंसिपल, जिसमें हम उसके टाइम इंटरवल के बाद, कुछ खास टाइम पीरियड के बाद उसकी पोजीशन को जो है वो जान सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर है हमारे पास मटीरियलिटी प्रिंसिपल। अब ये जो मटीरियलिटी प्रिंसिपल है ये किस बात का, ये रिलेट करता है आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल से, इसकी नफी करता है। इसमें हम ये कहते हैं कि सब चीज़ डिस्क्लोज करनी चाहिए। इसमें हम ये कहते हैं कि हर चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। कुछ ये प्रिंसिपल बताता है कि वो चीज़ें बिजनेस की जो है वो डिस्क्लोज की जाएं जो सिर्फ डिस्क्लोज करने के काबिल हैं, जो कि इररेलेवेंट है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। सो हम पढ़ते हैं दिस एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर की ये एक्सेप्शन है। आइटम्स बीइंग इररेलेवेंट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज, जो इररेलेवेंट आइटम्स है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। चलें जी, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हमारे पास है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अंदर कि हम जब भी बिजनेस को सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम सेफ खेलें, हम ऐसा बिजनेस करेंगे जिसमें हमें लॉस के चांसेस कम से कम हो। तो ये बिजनेस हमें ये बताता है कि आपने एंटिसिपेट कर लेना है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आपने पहले से सोच लेना है और उसके लिए तैयारी पकड़ लेनी है, ठीक है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ है बेसिकली। ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज शुड बी रिकॉर्डेड वेयर ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। जितने भी फ्यूचर में होने वाले लॉसेज हैं उसको आप रिकॉर्ड करें, उसको आप अंडरस्टैंड करें, और जो आपके फ्यूचर में होने वाले गेन्स हैं उसको आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर दें। सिर्फ आपका फोकस क्या होना चाहिए कि मुझे फ्यूचर में क्या क्या लॉसेज हो सकते हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर हो मेंटली, ठीक है। तो ये उस पर हमारा बेस करता है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। फिर है हमारे पास मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग प्रिंसिपल में क्या आता है कि इसकी थोड़ी सी कहानी ये है कि जिस साल में आपका रेवेन्यू हुआ या जो रेवेन्यू आपको हुई, आपने कॉस्ट उसी में से ही रिकॉर्ड करनी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, कि जो आपको कॉस्ट हुई, ठीक है, जो भी आप रेवेन्यू अर्न करने पे आपकी कॉस्ट लगी उसको आपने उसी रेवेन्यू में से ही माइनस करना है। ये नहीं कि उसको आप नेक्स्ट ईयर या किसी और साल जाके उस रेवेन्यू में से निकाल रहे हो। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, हमारे पास एक इंश्योरेंस है। अगर आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की, वो है 12,000 की, ठीक है। ये 3 साल का आपका पीरियड है जिसमें आपको 4,000 हर साल जो है वो एक्सपेंस है। तो अब आपने क्या करना है कि अगर 3 साल की आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो अब इसका मतलब ये कि आपने एक ही साल 12,000 रुपये रिकॉर्ड नहीं कर लेना। आपने हर साल का जो 4,000 एक्सपेंस है या रेवेन्यू आपको आ रहा है उसको आपने हर साल 4,000 करके उसको रिकॉर्ड करना है। दैट इज कॉल्ड द मैचिंग प्रिंसिपल, कि आपने अपनी कॉस्ट को उस रेवेन्यू में से उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिडक्ट करना है या आपने उसको माइनस करना है या चार्ज करना है। ये बेसिकली हमारा क्या कहता है मैचिंग प्रिंसिपल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। उसका नाम भी बता रहा है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे आपने कोई चीज खरीदी है उसको उसी कॉस्ट पे आपने उसको रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल assets should be recorded in the books of accounts the price it was acquired। जिस प्राइस पे आपने आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले एसेट को बाय किया, उसी प्राइस पे आपने उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। या आज जिस पे, अब हो सकता है कि लैंड है या बिल्डिंग है उसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम प्राइस बढ़ेगी या कम हो सकती है। तो आपने उस एसेट को उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करना सो दैट कि हम उसके जो एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं उसको ले सकें। अगर आप फ्लक्चुएटिंग या मार्केटिंग प्राइस पे उसको कंसीडर करेंगे तो हम उसके एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं ले सकते। ये प्रिंसिपल हमें बताता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के हम तब एनालिसिस या एक्यूरेट रिजल्ट्स ले सकेंगे जब आप उस एसेट को एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्वायर किया गया उसी प्राइस पे। क्लियर है?
लास्ट है हमारे पास ड्यूअल कंसेप्ट। ड्यूअल कंसेप्ट का मतलब आपने पढ़ा होगा, इसको हम डबल एंट्री ट्रांजैक्शन भी कहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, जैसे कि एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट होते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स, इट इज आल्सो कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम, कि एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज कम होगी, डेबिट और क्रेडिट होंगे, ये डबल एंट्री सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होंगे। तो ये हमारे पास है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको स्टिल किसी भी प्रिंसिपल के अंदर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के अंदर बताएं। सबसे पहले तो आप ये करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक का बटन प्रेस कर दें और इस वीडियो को डिफरेंट लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जो है वो ये जो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं आज उसके अबाउट पता चल सके, और आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।